हेलो एवरीवन। कल हमने 11th बायोलॉजी का ये चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच का डिफरेंस समझा। और ये फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट में। इसमें हम अब सेकंड टॉपिक जो है मसल्स वो करने वाले हैं। तो मसल वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने जाते हैं। इसमें सबसे पहले एक चीज और एक लाइन और यहाँ पे लिखी हुई है फ्लैजुलर मूवमेंट के बारे में। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मसल पर जस्ट एन एडिशनल लाइन। क्या कह रहे हैं, जो सेल होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सीलिया और फ्लैजुला जैसी कुछ आउट ग्रोथ्स होती है। मान लो ये सेल है तो सेल के बाहर सीलिया एंड फ्लैजुला जैसी कुछ आउट ग्रोथ्स होंगी। उनमें क्या होता है, फ्लैजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये किस चीज में हेल्प करता है, एक तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म की स्विमिंग में, मोशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है फ्लैजुला। दूसरी बात, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो पोरीफेरा वाले किंगडम में आती हैं, उनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर करंट आता है, तो वहां पे भी हमें फ्लैजुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। थर्ड एग्जाम्पल इज प्रोटिस्ट होता है यूग्लिना, जिसमें लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजुला। सो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहां से हम मसल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मसल का सारा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है मीजोडर्मल ओरिजिन का। तो हम यहाँ साइड में मसल के जो है नोट्स आप साइड में बना सकते हो। मसल जो होती है मीजोडर्मल होती है इन ओरिजिन। सेकेंड थिंग, अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। एक ह्यूमन बॉडी का 40 to 50% वेट कौन कंट्रीब्यूट करती है, मसल्स। आपका जो भी वेट है, आपके वेट का 40 to 50% बॉडी वेट का 40 to 50% वेट मसल्स कंट्रीब्यूट करती हैं। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मसल होती है उस पे उनके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मतलब मसल एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, इलास्टिक मोशन भी शो कर सकती है, इलास्टिसिटी भी शो कर सकती है। तो ये 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं एक मसल के पास में। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। अब हमें मसल्स जो है उनका क्लासिफिकेशन करना है। टाइप्स ऑफ मसल्स हमें देखना है, तो वो किस चीज के बेस पे होगा। लोकेशन यानी कहाँ कहाँ मिलती है, अपीयरेंस दिखने में कैसी है, एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, किस तरीके से रेगुलेट होती है। तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन के बेस पे यहाँ पे 3 टाइप की मसल होती है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, 3 टाइप की मसल होती है लोकेशन के बेस पे। स्केलेटल मसल होती हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हैंस कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्केलेटल कंपोनेंट्स की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। स्केलेटल कंपोनेंट्स जैसे हमारे लिम्स हो गए, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी है ओवरऑल, स्केलेटन जो हमारा है वहां पे जो जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल कंपोनेंट्स वाली स्केलेटल मसल्स होती है। अपीयरेंस इनका होता है स्ट्राइप्ड। तो दीज आर स्ट्राइप्ड मींस दे शो स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन दिखाने वाली मसल्स को बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। तो जब आप एक स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो स्ट्राइएटेड दिखेंगी, तो उनका अपीयरेंस हो गया स्ट्राइएटेड। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो रेगुलेशन के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें तो ये वॉलेंट्री टाइप की मसल होती है। वॉलेंट्री मीन्स
जिन पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। आपका दिमाग, आप जब अपनी मर्जी से चाहोगे तभी उन मसल्स को मूव कर सकते हो, तो दैट इज वॉलंटरी कंट्रोल। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। 2, they are primarily involved in locomotory action and changes of body posture. स्केलेटल मसल, नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटन से रिलेटेड है, तो आप अपने स्केलेटन वाले जो पार्ट्स हैं उन्हीं का तो यूज करते हो लोकोमोटरी एक्शन के लिए, बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, तो वहीं पे कंट्रीब्यूशन होता है स्केलेटल मसल का। तो लोकेशन के बेस पे ये स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करती है। अपीयरेंस के बेस पे अगर कहें तो ये स्ट्राइटेड टाइप की होती है, और रेगुलेशन इनका कैसा होता है, वॉलंटरी। सेकेंड टाइप की मसल यहाँ पे होती है विसरल मसल। विसरल मसल कहाँ पे लोकेट होती है? इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारा डाइजेशन वाला जो पार्ट है, रिप्रोडक्शन वाला रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये हमारे क्या होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, होलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन ट्यूब्स में जो इनर वॉल होती है वहां पे विसरल मसल्स देखने को मिलती हैं। एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, इनमें कोई स्ट्राइएशन नहीं होता, नो स्ट्राइएशन। एंड दीज आर स्मूथ इन अपीयरेंस, बिल्कुल स्मूथ है, कोई स्ट्राइएशन नहीं है, hence they are called smooth muscles or non-striated muscles. ठीक है, their activities are not under the control of voluntary control of nervous system. nervous system इनको directly control नहीं कर सकता, इसलिए ये involuntary muscles होती हैं। they are non-striated plus involuntary, और आप इन्हें स्मूथ मसल भी बोल सकते हो। दे असिस्ट, इनका काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, गैमीट्स थ्रू जेनेटल ट्रैक। अभी हमने ऊपर 2 तरह के सिस्टम्स का डिस्क्रिप्शन किया था कि एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमें ये विसरल मसल्स देखने को मिलती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या काम होता होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द जेनेटल ट्रैक्ट। तो अब आप फूड आपने खाया, खाना आपके उसमें था, एक्शन में, कंट्रोल एक्शन में था, लेकिन फूड कब अंदर जा रहा है, किस तरीके से अंदर जा रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दिस इज इनवॉलंटरी टाइप ऑफ एक्शन। सो ये इनवॉलंटरी मसल्स के कंट्रोल में होता है। सेम गैमीट का ट्रांसपोर्ट हमारे खुद के नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो इनवॉलंटरी टाइप ऑफ एक्शन। थर्ड टाइप की यहाँ पे मसल आती है कार्डियक मसल। कार्डियक से नाम से पता चल रहा है कि हार्ट से रिलेटेड मसल्स होती हैं। दीज आर द मसल्स ऑफ हार्ट। मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न। ये जो मसल्स होती है कार्डियक वाली, इनमें एक ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। मसल कार्डियक मसल सेल्स एक साथ इकट्ठा होकर एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाती है टू फॉर्म कार्डियक मसल। ठीक है, बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेस पे ये स्ट्राइटेड होती हैं, एंड ऑल्सो दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। हार्ट मसल इनवॉलंटरी नेचर की होती है। आपके हार्ट की मसल आपके कंट्रोल में काम रह के काम नहीं करती, वो अपनी मर्जी से करती हैं, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप की मसल्स होती हैं कार्डियक। सबसे पहले हमने पढ़ी स्केलेटल, देन स्मूथ यानी विसरल, एंड देन कार्डियक। स्ट्राइएशंस की अगर बात करें तो स्केलेटल में देखने को मिलता है, स्मूथ में नहीं मिलता, एंड कार्डियक में देखने को मिलता है। और इनवॉलंटरी में अगर बात करें तो ओनली स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, अदर 2 आर इनवॉलंटरी। ठीक है, और लोकेशन ये स्केलेटल कंपोनेंट्स में होती है। स्मूथ मसल कहाँ होती है, इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स, और कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट में। ठीक है, अब 3 टाइप की मसल के बाद में हमें पूरे चैप्टर में सिर्फ स्केलेटल मसल के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पे स्केलेटल मसल कैसे काम करती है ये हमें देखना है।
तो स्केलेटल मसल का ये स्ट्रक्चर हमें डिटेल में स्टडी करना है. Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. कि एक skeletal muscle किस तरीके से contract करती है. Each organized skeletal muscle in our body is made of number of muscle bundle, जिनको हम fascicle भी बोलते हैं. ये एक muscle का डायग्राम है. यहाँ पे ये बड़े वाले जो ये देख रहे हो ये मसल बंडल है. ये ऐसे पैरेलली ऐसे अरेंज्ड है मसल बंडल. दीज आर मसल बंडल जिसको हम फेसिकल भी बोलते हैं. These are held together by common collagenous connective tissue layer by called as fascia. हम इन मसल बंडल को फेसिकल बोल रहे हैं जो एक साथ ऐसे चिपके हुए कनेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यू है इनके बीच में जो इनको कनेक्ट करके रखता है, जो कि किस मटेरियल का है, कोलेजन के मटेरियल का बना हुआ है. उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं फेशिया. सो फेशिया इज द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है इन मसल बंडल को, इनको हेल्ड टुगेदर एक साथ जोड़ के रखता है. ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर. अब ये मसल थी, ये मसल बंडल था. अब मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं. ये मसल फाइबर्स है. दीज आर मसल फाइबर्स जिसको हम मसल सेल भी बोलते हैं. अब अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल क्या होती है, किसी भी ऑर्गन की एक स्ट्रक्चरल यूनिट उसकी सेल होती है, तो हमारे मसल की स्ट्रक्चरल यूनिट भी एक मसल सेल होगी जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर. अब एक जो सेल होती है उसके बेसिक कंपोनेंट्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है सार्कोलेमा. ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी सार्कोलेमा. दूसरा इसमें न्यूक्लियस होंगे और एक स्केलेटल मसल सेल में बहुत सारे मैनी न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं सिंसिटियम. सिंसिटियम कंडीशन यहाँ पे होती है जिसमें हमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. तीसरी चीज यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है. ठीक है, तो ये मसल सेल है. ये वाला जो है ना, ये छोटे वाला पिंक वाला, ये यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड करके दिखाया है. इसकी लेयर को हम बोल रहे हैं सार्कोलेमा, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आवर मसल सेल. इनके बीच में ब्लड कैपिलरीज भी देखने को मिलती हैं. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक मसल. अब ये जो मसल फाइबर होता है ये बात हम कर चुके हैं. मसल फाइबर जो कि मसल सेल होता है, ये लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं. सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है. जैसे एक सेल के अंदर क्या होता है, सेल के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही मसल सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्म. मसल फाइबर इज सिंसिटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, जिसके अंदर कैल्शियम आयंस का भंडार होता है. एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सार्कोप्लाज्म. एक जो मसल फाइबर होते हैं इसके अंदर, मान लो ये मैंने एक मसल फाइबर बनाया, पैरेलली अरेंज माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे एक मसल फाइबर के अंदर, या एक सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्म है उसी के अंदर हमें मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं. पैरेलली अरेंज्ड होते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल बोलते हैं. अब ये जो एक मैंने मायोफिब्रिल बनाया है, एक मायोफिब्रिल को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं इस मायोफिलामेंट के ऊपर. ईच मायोफिब्रिल हैज alternate dark and light band on it. A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to distribution pattern of two type of protein. इन बैंड्स में हमें 2 टाइप्स के प्रोटीन देखने को मिलते हैं जिसके कारण हमारे मसल के अंदर स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आता है.
और ये दो प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। जो यहाँ पे लाइट बैंड हमें देखने को मिलता है वो होता है एक्टिन का बना हुआ। एक्टिन प्रोटीन होता है लाइट बैंड में, जिसे हम आई बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। वेयर इज द डार्क बैंड जो होता है उसमें ए बैंड होता है, एनआइसोट्रोपिक बैंड विच कंटेन्स मायोसिन। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर, एक रोड की तरह पैरेलली ऐसे अल्टरनेटिवली एक मायोफिब्रिल के ऊपर ये लगे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। ऐसे करके एक मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर में ये पैरेलली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। इनमें हमें दो टाइप के प्रोटीन देखने को मिलते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर होता है, थिक या कह सकते हो डार्क फिलामेंट के ऊपर, जो कि ए बैंड बनाता है यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड। एक्टिन जो होता है हमारा थिन होता है, पतला होता है, इसलिए लाइट कलर देता है। लाइट कलर के बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये बात हो चुकी है, एक्टिन वाले को थिन कहेंगे, मायोसिन वाले को थिक कहेंगे। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, यहाँ पे मैं आगे आपको डायग्राम दिखाती हूँ किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये डार्क वाला क्या हो सकता है? ए बैंड। ये लाइट वाला क्या होगा? आई बैंड, जो कि एक्टिन का बना होगा। फिर से ये आ गया डार्क बैंड यानी कि ए बैंड। तो कैन यू सी ये ऐसे अल्टरनेटिवली एक के बाद एक पहले आई बैंड फिर ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, ऐसे करके ये प्रेजेंट होते हैं एक मायोफिब्रिल के ऊपर। तो जो ये आई बैंड होता है ना, इसके सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, इलास्टिक फाइबर की एक लाइन होती है जिसे हम जेड लाइन कहते हैं, जो इसको बाइसेक्ट करती है। ये हमारा आई बैंड है जिसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो लाइट कलर का, लाइट है, व्हाइट कलर का दिखाया हुआ है। इसको बीच में से बाइसेक्ट काट रही है एक लाइन, जिसको हम बोलेंगे जेड लाइन। दिस इज जेड लाइन। ये इलास्टिक फाइबर की लाइन होती है। इलास्टिक अगर होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होगी, रिलैक्स भी होगी, अपनी जगह पे भी वापस आएगी, वहां से खींच भी सकती है। तो ये इलास्टिक फाइबर की लाइन बनी होती है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन। ये हमारे थिन फिलामेंट है जो इससे आराम से अटैच्ड है, एकदम टाइटली उसके साथ अटैच्ड है। तो दिस इज द जेड लाइन। आई बैंड के बीच में हो गई जेड लाइन, जो कि इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, जो बाइसेक्ट करती है यानी कि बीच में से काटती है एकदम आई बैंड को। थिक फिलामेंट की अगर बात करें तो जिसको हम ए बैंड यहाँ पे बोल रहे हैं, थिक यानी डार्क वाला, ये जो डार्क वाला है ये ए बैंड है। आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर, इसको भी किसी ने जोड़ के रखा है मिडल में से, मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। इसके बीच में भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, जो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं एम लाइन। मायोसिन वाली जो बैंड है उसके बीच में होती है एम लाइन। The A and I band are arranged alternatively throughout the length of myofibril। आप ये मान के चलो ये पूरी लेंथ है मायोफिब्रिल की, इसके ऊपर अल्टरनेटिवली एक के बाद एक I और A band लगे हुए हैं। The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as functional unit of contraction called sarcomere। Z line, दो सक्सेसिव Z line, पहली Z line यहाँ पे है, फिर बीच में A band आ जाता है, फिर से I band आएगा और उसके बीच की दूसरी लाइन आएगी, दूसरी Z line। इस Z line से इस वाली जेड लाइन तक ये इतनी जो लेंथ है ये होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर यानी कि सार्कोमियर। सार्कोमियर हम इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनल यहाँ पे यही लाइन जो होगी, इसके बीच में सारा काम हो रहा होगा कॉन्ट्रैक्शन का, ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ से ये अंदर जाएगी फिर बाहर जाएगी, तब जाके एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। इन रेस्टिंग स्टेट जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मसल एकदम अपने रेस्ट स्टेट में है, मजे वाले स्टेज में है, द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है इसके एजेस ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट के एजेस थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रहे होंगे, ये मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगी। पहले ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज जोन। अभी हमने आई बैंड ए बैंड समझा, आई बैंड के बीच की लाइन जेड लाइन समझी और ए बैंड के बीच में एन लाइन समझा। ठीक है, अब ये नई चीज क्या आ गई, जब रेस्टिंग स्टेज होती है ना, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जो ये जेड लाइन यानी कि लाइट बैंड के बीच की बात होगी, आई बैंड के बीच की बात होगी और बीच में आता है हमारा ए बैंड। तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है तब क्या होता है, कुछ ये लाइट बैंड आई बैंड के जो फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन ए बैंड के फिलामेंट को यहाँ पे ओवरलैप करके रखते हैं। ऐसे बिल्कुल एकदम लाइन से नहीं होते, ये थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप्ड एरिया होता है, ऐसे ये आई बैंड ए बैंड को ओवरलैप कर रहा होता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे
अब बीच में ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में एक जोन होता है जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, नो ओवरलैपिंग, जहां पे कोई भी आई बैंड का कोई फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट नहीं होता। इस जोन को बोलते हैं एच जोन, नो ओवरलैपिंग जोन। यहाँ पे आई बैंड और ए बैंड की ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, और ये रेस्टिंग स्टेट की बात हो रही है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, इतनी बात अगर समझ आ गई है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे का स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शन है, मैकेनिज्म है, वो समझाऊंगी।